हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का भंडोरा स्टडी में। इस वीडियो में हम सिंधु घाटी सभ्यता पर संपूर्ण चर्चा करने वाले हैं। ये वीडियो रिवीजन के पर्सपेक्टिव से बनाई जा रही है। अगर आप यूपीएससी या किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं और आपका एग्ज़ाम नज़दीकी है तो उस समय में आप इस प्रकार की वीडियो को रिवाइज कर सकते हैं। मैं आपको गारंटी लेकर बता सकता हूँ कि अगर आप इन वीडियो को 2 से 3 बार देख लेते हैं तो आपका इस टॉपिक से कोई भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। और हमने पहले ही जो पुरातात्विक स्रोत है उस पर एक वीडियो डाल दी है। जिन छात्रों ने वो वीडियो नहीं देखी है वो जाकर दे सकते हैं। हमने इन सब की प्लेलिस्ट बना दी है, आप प्लेलिस्ट में जाकर सीरियल वाइज भी वीडियो देख सकते हैं। तो अब हम चर्चा करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता प्रारंभिक सिंधु नदी के आसपास केंद्रित स्थल थे। इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। जो आपकी हड़प्पा सभ्यता है इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। अगर हम इसके फैलाव की बात करें तो देखिए, उत्तर में ये मांडा जम्मू कश्मीर तक फैली हुई थी, दक्षिण में ये दैमाबाद महाराष्ट्र, पश्चिम में सुतकांगेडोर पाकिस्तान, और अगर पूर्व की बात करें तो ये आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश तक फैली हुई थी। अगर महत्वपूर्ण विशेषता की हम इसकी बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं वो गिड़ पत्ती के तर्ज पर व्यवस्थित नगर नियोजन, दूसरा आपका निर्माण में पक्की ईंटों का उपयोग, तीसरा आपका भूमिगत जल निकास प्रणाली, और चौथा मिट्टी के बर्तनों, मोहरों और लीपा का प्रयोग इस सभ्यता में किया गया था। दुर्गीकृत नगर नियोजन, अगर चंदहुदड़ों को छोड़ दें तो इसकी प्रमुख विशेषता है। इसी प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता में ईंटों का जो अनुपात था 4:2:1 था, यानी 4 फैला हुआ, इसकी जो ईंट है 4 लंबाई, 2 चौड़ाई और 1 ऊंचाई। भारत में वास्तुकला का प्रारंभ सिंधु वासियों ने ही किया था। अगर नियोजित शहर की बात करें तो देखिए, जो सिंधु घाटी सभ्यता के शहर हैं वे 2 भागों में डिवाइड थे। एक आपका पश्चिमी भाग, दूसरा पूर्वी भाग। पश्चिम में एक टीला हुआ करता था और पूर्व में भी एक टीला था, लेकिन जो पश्चिमी टीला था वो दुर्गीकृत किला हुआ करता था और जो पूर्वी टीला था वो अदुर्गीकृत था। इससे अनुमान लगाया जाता है कि जो आपका जो पश्चिमी टीला था वो पुरोहित शासक वर्ग इसमें निवास किया करते थे, और जो पूर्वी टीले थे जो अदुर्गीकृत थे उसमें व्यापारी, सैनिक, शिल्पी या अन्य जो नागरिक हैं उनके निवास ये स्थान हुआ करते थे। शायद इस प्रकार का अनुमान लगाया जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता में धोलावीरा एक ऐसा नगर था जो 3 भागों में बटा हुआ था, और जो चंदहुदड़ो है वो एकमात्र ऐसा नगर था जो कि दुर्गीकृत नहीं था। तो ये आपको नोट करने हैं कि जो धोलावीरा है उसमें जो धोलावीरा है ये 3 भागों में डिवाइड था। इसके अलावा जो हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं उस पर चर्चा कर लेते हैं। आपका जो हड़प्पा है वर्तमान में पाकिस्तान में है, रावी नदी के तट पर। इसकी खोज दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। यहाँ से कुछ साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जैसे अन्नागार, लाल बलुआ पत्थर से निर्मित मानव की धड़, पत्थर से बने सींग, लिंग और योनि के प्रतीक, चित्रित मर्दभांड, कब्रिस्तान, गेहूं व जौ के दाने, पीतल की इक्का गाड़ी और स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा जिसको कि शायद उर्वरता की देवी माना गया है, और पासा। ये सभी हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त कुछ साक्ष्य है। इसके बाद दूसरा बहुत ही परीक्षा में पूछा जाने वाला मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है। ये सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है और इसकी खोज राखलदास बनर्जी द्वारा 1922 में की गई थी। यहाँ से प्राप्त साक्ष्य है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल इससे माना जाता है। यहाँ पर पूर्ण समाधान, विशाल अन्नागार, विशाल स्नानागार और पशुपति की मोहर, कांस्य की बनी नर्तकी की मूर्ति, मिट्टी का तराजू, सूती कपड़ा और माता देवी की मूर्ति आदि मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। तीसरा आपका आता है चंदहुदड़ो। ये भी पाकिस्तान में ही है और ये भी सिंधु घाटी सभ्यता के सिंधु नदी है उसके तट पर। इसकी खोज M.G. मजूमदार द्वारा 1931 में की गई। यहाँ से दवात, लिपस्टिक, धातुकार, शैल आभूषण के द्वारा निर्माण, मन का निर्माता, ईंट पर कुत्ते बिल्ली के पदचिन्ह, मिट्टी की बैलगाड़ी और कांस्य की खिलौना गाड़ी आदि यहाँ से पाए गए हैं। इसके बाद आपका आता है लोथल, जो कि भोगवा नदी के किनारे है गुजरात में। इसकी खोज रंगनाथ राव ने 1957 में की थी। यहाँ से महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थल, सावधान स्थल, गोदीबाड़ा, अन्नागार, चावल की भूसी, युगल सावधान यानी स्त्री
और पुरुषों को एक साथ दफनाया गया है, ये साक्ष्य जो है लोथल गुजरात से प्राप्त हुए हैं। इसके बाद आता है आपका सुरकोटड़ा गुजरात, जो कि सरस्वती नदी के किनारे स्थित था और इसकी खोज जगपति द्वारा 1964 में की गई थी। यह एकमात्र स्थल है जहाँ से घोड़े के अवशेष पाए गए हैं। अंडाकार कब्र कलश के साथ सावधान यहाँ से पाया गया है। इसके बाद आपका आता है कालीबंगा, जो कि राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे पर स्थित था। इसकी खोज ए घोष द्वारा की गई थी 1953 में। यहाँ से चूड़ी का कारखाना, जूता हुआ खेत, ऊँट की हड्डियाँ, अग्नि वेदिका पाई गई है। इसके बाद आपका आता है बनावली, जो कि हरियाणा में स्थित था। इसकी जो ये स्थल था, रंगोई एक नदी थी उसके किनारे स्थित था और इसकी खोज R.A. विश ने 1973 में की थी। यहाँ से जो प्रमुख साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो आपका अंडाकार बस्तियाँ है। व्यवस्थित जल निकास प्रणाली का जो अभाव है यानी यहाँ पर जो है व्यवस्थित जल निकास प्रणाली नहीं मिली है। जौ के दाने, लापिस जोली, अग्नि वेदिका, सीधी सड़कों वाला एकमात्र शहर है। हरियाणा का ही एक और शहर है राखीगढ़ी, जो कि घग्गर नदी के किनारे पर स्थित थी और इसकी जो खोज है 1969 ईस्वी में की गई थी। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल राखीगढ़ी को माना जाता है। राखीगढ़ी से जो अन्न के भंडार हैं, कब्रिस्तान, नालियाँ और टेराकोटा की ईंटें जो है प्राप्त हुई है। पंजाब से जो है रोपड़ की खोज हुई है और ये सतलज नदी के किनारे स्थित था। इसकी खोज जो है यज्ञदत्त शर्मा द्वारा 1953 में की गई थी। यहाँ से जो है कुत्ते को जो है मानव के साथ अंडाकार गड्ढे में दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। जो तांबे की कुल्हाड़ी यहाँ से प्राप्त हुई है और रोपड़ से जो है स्वतंत्रता के बाद खुदाई किया जाने वाला पहला जो स्थल है रोपड़ है। यानी जब भारत आज़ाद हो गया था उसके बाद ये पहला स्थल है जहाँ पर जो है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है। उत्तर प्रदेश का एक स्थल है आलमगीरपुर, जो कि हिंडन नदी के किनारे पर स्थित था। इसकी खोज भी यज्ञदत्त शर्मा ने 1958 में की थी और यहाँ से जो है टूटे हुए तांबे के ब्लेड, सिरेमिक से बनी हुई वस्तुएं और एक गड्ढे में कपड़े की छाप बड़ा गांव, हुलास, सोनौरी इस तरह से प्राप्त हुए हैं। महाराष्ट्र दैमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में है, ये प्रवर नदी के किनारे पर स्थित था और S.A. साली के द्वारा इसकी खोज 1974 से लेकर लगभग 1989 के मध्य में की गई और यहाँ से जो है कांस्य के चित्र यानी रथी के साथ रथ, बैल, हाथी और गेंडे के जो साक्ष्य है प्राप्त हुए हैं। अब थोड़ी चर्चा जो है हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं उसके बारे में कर लेते हैं। तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता जो है नियोजित शहर और उसकी संरचनाएं हैं। शहर एक आयताकार ग्रिड पद्धति में थे जहां सड़कें समकोण पर काटती थी। जिप्सम मोर्टार यानी समकालीन मिस्र में जो है सूखे हुए ईंटों का उपयोग किया गया था। उसके साथ पक्की हुई ईंटों का उपयोग यानी इस्तेमाल किया जाता था। यानी जब सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन एक सभ्यता और थी मिस्र, वहाँ पर जो है सूखे हुए ईंटों का प्रयोग किया गया है, लेकिन इस सभ्यता में जो है पक्की हुई ईंटों का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी की लंबाई हमने अभी चर्चा की थी 4:2:1 थी, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। हड़प्पा सभ्यता के शहर सामान्यतः दो भागों में बटे हुए थे। एक था प्रथम दुर्गीकृत, जिसमें शासक वर्ग शायद निवास किया करते थे। दूसरा था अदुर्गीकृत वर्ग या अदुर्गीकृत किले या एक प्रकार से भाग, जिसमें अन्य भागों का निवास होता था। अधिकतर इमारतों में निजी कुएं और हवादार स्नानागार थे। इस सभ्यता में मिस्र और मेसोपोटामिया के विपरीत मंदिर या महलों जैसी कोई स्मारकीय संरचना नहीं पाई गई है। तो इस पॉइंट को भी आपको नोट करना है कि जो मिस्र और मेसोपोटामिया है उस सभ्यता में मंदिर के साक्ष्य मिले हैं, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में मंदिर या फिर महल जैसी कोई भी बड़ी स्मारकीय संरचना नहीं पाई गई है और यहाँ पर उन्नत जल निकास प्रणाली थी। इसके अलावा अगर सिंधु घाटी सभ्यता की कृषि की बात करें तो सेंधावासी कुल 9 फसलों का उत्पादन करते थे, जिनमें मुख्य फसलें गेहूं और जौ थी। अन्य फसलें सरसों, तिल, कपास, राई, मटर आदि थे। केवल लोथल और गुजरात से ही जो है चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यानी जो चावल थे वे एक प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य फसल नहीं थे। विश्व में सबसे पहले कपास उत्पादन जो है सिंधु घाटी सभ्यता में ही उत्पादित किया गया, इसलिए यूनानियों ने इस क्षेत्र को जो है सिंडा नाम से संबोधित किया था।
जानवरों की मदद से लकड़ी के हल द्वारा खेतों को जोता जाता था। पर्याप्त खाद्यान्न और अनाज उत्पादन के कारण किसानों से कर प्राप्त किए गए और मेसोपोटामिया की पूरी तरह मजदूरी और आपात परिस्थितियों के लिए अन्न को अन्नागार में भंडारित किया जाता था। अगर सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त वस्तुओं की बात करें या साक्ष्य की बात करें तो चावल के साक्ष्य जो है लोथल और रंगपुर से प्राप्त हुए हैं। बाजरे के साक्ष्य लोथल और सौराष्ट्र से प्राप्त हुए हैं। रागी के साक्ष्य गुजरात से मिले हैं। सरसों के साक्ष्य जो है कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। जुते हुए खेत भी कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। मिट्टी का बना हुआ हल बनावली गेंडा आमरी से प्राप्त हुए हैं और घोड़े के जो अस्थि पंजर है यानी घोड़े के जो अवशेष है वो सुरकोटड़ा से प्राप्त हुए हैं। जानवरों को पालतू बनाने तो जैसे बैल, भैंस, बकरियां, भेड़, कुत्ते, सुअर, बिल्लियाँ, गधे और ऊँटों को पालतू जो है इन्होंने बनाया था। एक कुबड़ वाला बैल हड़प्पा वासियों का बहुत ही प्रिय पशु था। यानी जो एक कुबड़ वाला बैल होता है ये सिंधु घाटी सभ्यता का जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे उनके लिए काफ़ी प्रिय पशु था। यह अश्व केंद्रित सभ्यता नहीं थी। तो नोट करना है आपको कि यह घोड़ों पर केंद्रित सभ्यता नहीं थी, लेकिन सुरकोटड़ा और लोथल से जो है घोड़ों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ये शेर से भी परिचित नहीं थे। यानी सिंधु घाटी सभ्यता में शेर पर भी जो है कोई जानकारी नहीं प्राप्त हुई है। यानी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे ये एक प्रकार से शेर को भी नहीं जानते थे, पर हाँ हाथी और गेंडे से जरूर परिचित थे। तो आपको याद रखना है कि एक प्रकार से घोड़ों पर केंद्रित सभ्यता ये नहीं थी और ये शेर से भी परिचित नहीं थे, लेकिन हाथी और गेंडे से परिचित थे। गेंडे के साक्ष्य आमरी से प्राप्त हुए हैं। अगर सिंधु घाटी सभ्यता के प्रौद्योगिकी और शिल्प की बात करें तो यह भारत में प्रथम नगरीकरण के रूप में जाना जाता है। पत्थर का प्रयोग प्रचलन में था, लेकिन इन्हें अच्छी तरह से कांस्य का भी ज्ञान था। कभी कभी टीन के बजाय तांबे के साथ आर्सेनिक को ये मिश्रित कर देते थे। ये लोग लोहे से परिचित नहीं थे। वे पहिए का उपयोग से भी परिचित नहीं थे। यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पहिए को भी नहीं जानते थे और लोहे से भी जो है ये परिचित नहीं थे। जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं ये लोहे से परिचित नहीं थे, लेकिन पहिए का उपयोग जो है ये करना जानते थे। फ्लो में जो है थोड़ा मैंने बोल दिया, लेकिन ये पहिए का उपयोग करना जानते थे लेकिन लोहे से परिचित नहीं थे। इसके अलावा हम महत्वपूर्ण शिल्प की बात करें तो ये ईंट बनाना, नाव बनाना, मोहर बनाना, मर्द भांडों का निर्माण करना, स्वर्णकार और मनका जो है ये बनाना जानते थे। इसके अलावा वाणिज्य एवं व्यापार की अगर हम बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है सिंधुवासियों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन, कृषि एवं उद्योग था। वस्त्र उद्योग इसका प्रमुख उद्योग था, जिसका प्रमुख केंद्र मोहनजोदड़ो था। ये सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। व्यापार जो आपकी वस्तु विनिमय प्रणाली है इस पर ये आधारित थे। विनिमय जो आपका विनिमय है बांटों का द्वारा जो है ये नियंत्रित थे। जो चर्ट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। ये बांट तौल में 16 या उसके आवर्तक जैसे कि 16 हो गए, 64, 160, 320, 640 होते थे। यानी कि उस समय के जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे ये एक प्रकार से बांटों का भी प्रयोग करते थे। और बांटों का जो बनाने की प्रक्रिया थी या वस्तु थी वे एक प्रकार से चर्ट नामक पत्थर होते थे, उससे जो है ये बांट उस समय के लोग बनाते थे। व्यापारिक वस्तुओं पर शिल्पियों व व्यापारियों द्वारा अपनी मोहर की छाप लगाने की प्रथा थी। इस तरह की मोहर लोथल से प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मोहर पर नाव के चित्रांकन थे। इससे अनुमान होता है कि सिंधुवासी बाह्य व्यापार वाली नावों का उपयोग करते थे। सिंधु सभ्यता में पोत निर्माण एवं नावों द्वारा समुद्री व्यापार की होने की पुष्टि लोथल से प्राप्त गोदीबाड़ा के साक्ष्य से होती है, जो कि समुद्र पारी व्यापार के पड़ाव के रूप में स्थित बंदरगाह था। मेसोपोटामिया यानी कि इराक से व्यापारिक संपर्क स्थल व समुद्री दोनों मार्गों से था। यानी जो मेसोपोटामिया उस समय की सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ इसका व्यापारिक स्थल और समुद्री मार्ग दोनों से था। सिंधु सभ्यता एवं जो मेसोपोटामिया के बीच होने वाले स्थलीय व्यापार के मध्यवर्ती की भूमिका में अफगानिस्तान एवं ईरान था, जबकि जलमार्ग से होने वाले व्यापार के मध्यवर्ती भूमिका में बहरीन द्वीप जो कि फारस की खाड़ी थी। तो यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग स्थल और समुद्री मार्ग दोनों के द्वारा जो है व्यापार किया करते थे। व्यापार एवं वाणिज्य में लिपि की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, अतः सेंधावासियों को लिपि का ज्ञान था। यह लिपि मुख्यतः चित्रलेखात्मक तथा गौमुद्रिका पद्धति पर आधारित थी।
इस लिपि में एक पंक्ति में दाएं से बाएं और फिर अगली पंक्ति में, यानी जो शुरू की पंक्ति थी उसमें बाएं से दाएं और अगली पंक्ति में दाएं से बाएं लिखा जाता था। इस लिपि में कुल मिलाकर 375 से 400 तक चित्राक्षर प्राप्त हुए हैं, लेकिन ये लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। व्यापार मोहर एक समान लिपि, विनियमित भार और मानक द्वारा समर्थित है। यह सभ्यता अंतर क्षेत्रीय व्यापार के साथ साथ विदेशी व्यापारों में संलग्न थे। सुमेरियन ग्रंथ मेलुहा के साथ व्यापारिक संबंध का उल्लेख मिलता है, यानी यह नाम जो है प्राचीन काल में सिंधु क्षेत्र को दिया गया था, मेलुहा। और दो मध्यवर्ती व्यापारिक स्थल थे, दिलमुन और माकन। दिलमुन यानी बहरीन और माकन यानी मकरान तट का उल्लेख जो है सुमेरियन ग्रंथ में मिलता है। परिवहन के लिए नावों और बैलगाड़ियों का प्रयोग किया जाता था। वस्तु विनिमय प्रणाली के माध्यम से व्यापार किया जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता जो आयात करते थे, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो आयात करते थे वो आपका सोना था, चांदी, तांबा, टीन और लाजवर्त था। जबकि अगर निर्यात के लिए हम बात करें तो कृषि उत्पाद, कपास से निर्मित वस्तुएं, टेराकोटा की मूर्तियाँ, चंद हुदरों से जो मन के मिले हैं वे लोथल से कैंच सेल, हाथी दांत की वस्तुएं और तांबा आदि जो है ये निर्यात करते थे। सेंधावासी निम्न वस्तुओं को इन क्षेत्रों से प्राप्त करते थे, जैसे शिलाजीत जो है हिमालय का जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ से प्राप्त करते थे। लाजवर्द अफ़गानिस्तान से प्राप्त करते थे और जो सेल खड़ी है वो राजस्थान और बलूचिस्तान से जो है ये प्राप्त करते थे। चांदी को जो है अफ़गानिस्तान और ईरान से मंगवाते थे। फिरोजा जो है जो आपका खुरासान है, खुरासान से जो है फिरोजा मंगवाते थे। सोना कर्नाटक से, तांबा और राजस्थान से जो है ये प्राप्त करते थे। वहीं अगर हम जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसके सामाजिक संस्था की बात करें तो सेंधव सभ्यता में मातृ देवी की पूजा होती थी, जिससे ये स्पष्ट होता है कि सेंधवकालीन समाज मार्ग सत्तात्मक था, यानी पितृ सत्तात्मक नहीं था। सेंधवकालीन समाज के लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। शहरी बस्ती में पदानुक्रम व्यवस्था थी। व्यापारी और पुजारी इस काल के महत्वपूर्ण जो है वर्ग थे। हड़प्पा के लोग फैशन के प्रति जागरूक थे। अलग अलग तरह से केश सज्जा और दाढ़ी रखना लोकप्रिय था। सौंदर्य प्रसाधन जैसे सिंदूर हो गए, लिपस्टिक, काजल का जो है ये उपयोग आम तौर पर करते थे। और आपके जो पुरुष और महिला दोनों ही आभूषणों का प्रयोग सिंधु घाटी सभ्यता में किया करते थे। हार, पट्टिका, बाजूबंद, अंगूठी पुरुषों और महिला दोनों के द्वारा पहनी जाती थी, लेकिन चूड़ियाँ, कमरबंद, पायल, कान के बाली केवल महिला के द्वारा ही पहनी जाती थी। मन के सोने, तांबे, कांस्य, कार्लियन, क्वार्टर जाइट, सेलखड़ी और लाजवर्त आदि से जो है बनाए जाते थे। मछली पकड़ना, शिकार करना और बैलों की लड़ाई जो है उनके उस समय के जो है मनोरंजक खेल हुआ करते थे। अगर सिंधु घाटी सभ्यता की राजनीति की बात करें तो अब आप कहेंगे कि उस समय भी क्या राजनीति होती थी, लेकिन उस प्रकार की राजनीति नहीं। सिंधु सभ्यता में राजनीतिक संगठन का स्पष्ट अभाव था, यानी राजनीति उस समय नहीं थी, क्योंकि एक संगठित बल या सेना का कोई स्पष्ट साक्ष्य नहीं हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता से कोई भी सैनिक या संगठित बल के कोई साक्ष्य प्राप्त अभी तक नहीं हुए हैं। आने वाले समय में हो सकते हैं, उसका कुछ नहीं है, लेकिन अभी तक जो है फिलहाल यही अपडेट है कि नहीं प्राप्त हुए हैं। केंद्रीय प्राधिकरण की संस्कृति एकीकरण में योगदान देता था, यानी जो ये सिंधु घाटी सभ्यता थी एक प्रकार से केंद्रीय प्राधिकरण की ही संस्कृति के एकीकरण में योगदान देता है या देता था। हड़प्पा में पुरोहित शासक नहीं थे, जैसे कि निचले यानी मेसोपोटामिया के शहरों में था, लेकिन संभवतः व्यापारियों के एक वर्ग द्वारा इसे जो है शासित किया जाता था। अगर सिंधु घाटी सभ्यता की धार्मिक परंपराएं की बात करें तो सेंधव नगरों की खुदाई में मंदिर के कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। मोहर में 3 सींग वाले पशुपति सिंह जो शिव है उसको एक योगी के बैठने की मुद्रा में दर्शाया गया है, जो हाथी, बाघ और गेंडे से घिरे हुए हैं और उनके सिंहासन पर जो सिंहासन है उसके नीचे एक भैंसा तथा उनके पैर के आसपास 2 हिरण हैं। लिंग और योनि की पूजा व्यापक रूप से की जाती थी। ऋग्वेद में आर्यों जो गैर आर्यों को लिंग का उपासक कहा गया है। हड़प्पा सभ्यता से स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, जो कि उर्वरता की देवी का सूचक है। इस सभ्यता की प्रमुख देवी जो है मार्थ देवी थी। इनके द्वारा अग्नि की पूजा भी की जाती थी। सिंधु क्षेत्र के लोग वृक्षों, उदाहरण स्वरूप पीपल, और जानवरों जैसे कि गेंडा, कुबड़ वाले बैल आदि की पूजा करते थे। हड़प्पावासी भूत और बुरी ताकतों में विश्वास करते थे और इसलिए उन्हें ताबीज़ का प्रयोग जो है किया था, क्योंकि जो सिंधु घाटी सभ्यता
के द्वारा जो है कुछ सावधान में भी ताबीज के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मर्दभांड चित्रित मर्दभांडों की तुलना में सादे मर्दभांड आम थे और ये प्राय लाल मिट्टी के बने होते थे। तो आपको नोट करना है, क्योंकि आने वाले जो वैदिक काल है और जो उसके बाद के समय है उसमें जो है मर्दभांड चित्रित मिलते हैं, लेकिन जो सिंधु घाटी सभ्यता है यहाँ पर चित्रित मर्दभांड की तुलना में सादे आम मर्दभांड ज़्यादा थे। ये लाल मिट्टी के बने होते थे और आमतौर पर मजबूत और अच्छी तरह से पके हुए थे। चित्रित मर्दभांड को लाल और काले मर्दभांड के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इनकी पृष्ठभूमि को चित्रित करने के लिए लाल रंग का उपयोग तथा डिजाइन और आकृति बनाने के लिए चमकदार काले रंग का उपयोग किया जाता था। पेड़, पक्षी, जानवरों की आकृतियाँ और जो ज्यामिति पैटर्न के चित्रों का जो है प्रमुख विषय इन पर होता था। अधिकांश मर्दभांड चाक द्वारा निर्मित होते थे। दुर्लभ रंग बिरंग मर्दभांड जैसे कि आपके लाल, काले, हरे और कभी कभी तो सफ़ेद और पीले रंग के ज्यामिति पैटर्न के भी जो है पाए गए हैं। अगर सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरों की बात करें तो अधिकांश मोहरें वर्गाकार यानी 2x2 वर्ग इंच की है, जो सामान्यतः सेल खड़ी से बनाई गई है। मोहरों में एक तरफ एक जानवर, गाय नहीं है, किसी भी उसमें जो मोहर है उसमें गाय नहीं है या मानव आकृति, और दूसरी तरफ एक अभिलेख या फिर दोनों तरफ ही अभिलेख होते थे। मोहरों का उपयोग पहचान के रूप में मुख्य रूप से व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था। शैक्षिक उद्देश्य के लिए भी इनका जो है उपयोग किया जाता था। स्वास्तिक के समान चिन्ह वाली मोहर भी जो है सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुई है। फिर जो मोहर है उनके प्रकार की बात करें तो वर्गाकार तथा आयताकार जो मोहर सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुई है। अगर सिंधु घाटी सभ्यता की कला की बात करें तो देखिए, कांसे की ढलाई, लोस्ट वैक्स तकनीक का उपयोग व्यापक पैमाने पर किया जाता था। मुख्य रूप से मानव और पशु की मूर्तियाँ पाई गई हैं। उदाहरण के लिए नर्तकी की मूर्ति जो त्रिभंग नृत्य मुद्रा में खड़ी है। पत्थर की मूर्तियाँ भी जो है इस काल में बनाई जाती थी, जैसे कि दाढ़ी वाला व्यक्ति यानी मोहनजोदड़ो से प्राप्त तथा सेल खड़ी से निर्मित। इसकी व्याख्या एक पुजारी के रूप में की गई है। लाल बलुआ पत्थर, पुरुष की धड़ आकृति जो कि हड़प्पा से प्राप्त तथा लाल बलुआ पत्थर से ही बनाई गई है। तीसरी, टेराकोटा की आकृतियाँ कम संख्या में प्राप्त हुई है। उदाहरण के लिए मार्ता देवी, सींग वाले देवता का मुखौटा और खिलौना जो कि मिट्टी से बनाई जाती थी। इसके अलावा समाधान प्रणाली, इस सभ्यता में मृतकों के अंतिम संस्कार की 3 प्रणालियाँ थी। एक पूर्ण समाधान जिसमें कि मृतकों को कब्र में दफनाने की परंपरा थी। एक आंशिक समाधान है, इसमें पशु और पक्षियों के खाने के बाद जो शेष बचा हुआ भाग था उसको भूमि में दफना दिया जाता था। और तीसरी थी तहा संस्कार, इसको जो है मृतकों को जलाने की इसमें परंपरा होती थी। अब अगर हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता जब इतनी अच्छी थी, इतनी एक प्रकार से नगरीकरण थी और इतनी अच्छी जो है इसकी विशेषताएं हैं, तो फिर इसका पतन कैसे हुए? तो 2000 ईसा पूर्व के बाद सिंधु सभ्यता में गिरावट आई और धीरे धीरे जो है इसका पतन हो गया। संभावित कारण है मिट्टी की उर्वरता में कमी आई होगी, भूमि में अवसाद का जमना, आर्यों का आक्रमण, व्यापार में गिरावट, बाढ़ या भूकंप आदि। सबसे जो स्वीकार्य कारण पारिस्थितिकी असंतुलन है उसको माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारण और कुछ इतिहासकार जो है अपने अलग अलग कारण देते हैं। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता बाढ़ से समाप्त हुई, इस प्रकार के मार्शल, मैके और जो आसराव हैं इस प्रकार के जो है कारण बताते हैं। भूकंप के कारण जॉन मार्शल बताते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है भूकंप के कारण जो है समाप्त हुई। फेयर सर्विसेज पारिस्थितिकी असंतुलन के कारण बताते हैं। भूतात्विक परिवर्तन के कारण M.R. साहनी बताते हैं। और विदेशी आक्रमण के कारण जो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ, व्हीलर और गार्डन चाइल्ड जो है इतिहासकार ऐसा मानते हैं। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता पर संपूर्ण चर्चा थी। अगली वीडियो में जो हम वैदिक काल को पढ़ने वाले हैं, जो वैदिक कालीन इतिहास है उस पर जो है संपूर्ण चर्चा अगली वीडियो में हम करने वाले हैं। तो आई होप आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस चैनल पर जो है जो आपका हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इन सभी से संबंधित जो है वीडियोज़ आने वाले हैं, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और मैं फिर से आपको बता दूं कि आप अगर इस वीडियो को 2 से 3 बार भी रिवाइज़ करते हैं तो आपको ऑटोमेटिक जो है सभी बातें याद हो जाएगी। आपका जो रिवीजन है वो काफ़ी बेहतर हो जाएगा। ये वीडियो स्पेशली जो है यूपीएससी और जो स्टेट पीसीएस के रिवीजन के पर्सपेक्टिव से तैयार की गई है, जो कि एग्ज़ाम में जाने से पहले कम समय में इस प्रकार के टॉपिक को जो है रिवाइज कर सकें। तो तब तक के लिए धन्यवाद।